नमस्कार दोस्तों। देखिए, ग्रेड सेकंड का जो दोबारा से एग्ज़ाम हो रहा है 30 जुलाई को, स्पेशली उसको लेकर के मनोविज्ञान के संदर्भ में कुछ खास जानकारियां हम यहाँ पर लेंगे। 1 से 60 जानकारियां फटाफट। इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 60 तक कुछ खास बातें हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे, जो बहुत सामान्य सी हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि परीक्षा में अगर इनको आप याद करके जाएंगे तो सुनिश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से आपको मदद ज़रूर मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों एक-एक जानकारी से। सबसे पहले नंबर पर जो हमारी जानकारी है दोस्तों, वो है कि मनोविज्ञान जो है इसका तृतीय बल मानवतावादी संप्रदाय कहलाता है। मनोविज्ञान जो उसका तृतीय बल कौन कहलाता है? मानवतावादी संप्रदाय कहलाता है। और ये मानवतावादी संप्रदाय देने का श्रेय जो जाता है वो जाता है अब्राहम मैस्लो को। अब्राहम मैस्लो जो थे, इन्होंने इस मानवतावादी संप्रदाय को दिया था। दोस्तों, इसके अंदर क्या कहा गया है कि व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छाओं, उसकी आत्मवृद्धि और आत्मसिद्धि, इन संपत्तियों पर केंद्रित होकर के या इन संपत्तियों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए अब्राहम मैस्लो ने अपना ये संप्रदाय दिया है। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा अब्राहम मैस्लो ने कुछ आवश्यकताओं पर बल दिया, जैसे सबसे पहले देह की आवश्यकता, उसके बाद में सेकंड नंबर पर सुरक्षा आवश्यकता, थर्ड नंबर पर एक तरह से स्नेह या प्रेम की आवश्यकता, और फोर्थ नंबर पर जो है सम्मान की आवश्यकता। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद व्यक्ति को किसकी प्राप्ति होती है? आत्मसिद्धि की प्राप्ति होती है। इस आत्मिक सिद्धि को इन्होंने क्या कहा है? पूर्ण संतोष कहा है। तो उस पूर्ण संतोष को प्राप्त करने के लिए ही व्यक्ति अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ता है। इस संप्रत्यय का विचार दिया था अब्राहम मैस्लो ने। दूसरा महत्वपूर्ण हमारा बिंदु है इसमें अल्फ्रेड एडलर। अल्फ्रेड एडलर जो थे, इन्होंने व्यक्तिगत मनोविज्ञान की शुरुआत की। यानी मनोविज्ञान में जो व्यक्तिगत मनोविज्ञान है उसके जनक अल्फ्रेड एडलर हैं। इन्होंने, वैसे तो ये फ्रायड से ही जुड़े हुए हैं और फ्रायड के ही अनुयायी हैं, मनोविश्लेषणवाद के व्यक्तित्व हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, फ्रायड के लैंगिक मूल प्रवृत्ति वाले जो विचार थे, फ्रायड ने विकास के अंदर जो लैंगिक मूल प्रवृत्ति का विचार दिया था, लिबिडो शक्ति का, उस विचार को इन्होंने जो है नहीं माना, बल्कि उसके स्थान पर इन्होंने शक्ति अभिप्रेरक को महत्व दिया। यानी कि जो लिबिडो माना था फ्रायड ने, उसके स्थान पर इन्होंने किसको महत्व दिया? शक्ति अभिप्रेरक को। ध्यान रहे, अल्फ्रेड एडलर मनोविश्लेषणवाद के ही विचारक हैं, लेकिन इन्होंने फ्रायड से हट करके अपने कुछ विचार दिए थे। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों, फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई। ये अवस्थाएं जरूर याद करके जाना, इन अवस्थाओं से प्रश्न पूछा जाता है। 5 अवस्थाएं कौन कौन सी थी? एक तो इनकी थी ओरल स्टेज, एक थी इनकी एनल स्टेज, एक थी इनकी फैलिक स्टेज, एक थी इनकी लेटेंस स्टेज, और एक थी इनकी जेनिटल स्टेज। अब इनको वैसे हिंदी में भी आप ध्यान में रखना। ओरल स्टेज का मतलब मुख्य अवस्था, एनल स्टेज का मतलब गुदी अवस्था, फेलिक स्टेज का मतलब लैंगिक अवस्था, लेटेंस स्टेज का मतलब जो है इनकी वो अवस्था जिसको सुषुप्त अवस्था के नाम से इन्होंने कहा है। लिबिडो शक्ति जिसमें समाप्ति की ओर लगभग चली जाती है, शांत हो जाती है। और जेनिटल स्टेज का मतलब जनरली हम किशोरावस्था के रूप में जानते हैं, लेकिन इन्होंने जननांगी अवस्था के रूप में इसको बताया। तो ये जो अवस्थाएं हैं दोस्तों, ये फ्रायड के अनुसार है मनोलैंगिक विकास की। जो इन्होंने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई, ये पांचों इस प्रकार से हैं। जरूर ध्यान में रखें, इनके नाम को लेकर पूछा जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों खास महत्वपूर्ण बिंदु विलियम वुंट का। विलियम वुंट ने जो है संरचनावाद जो है इसका प्रतिपादन किया था। इस संरचनावाद में इन्होंने खास बात जो बताई वो क्या थी? इन्होंने बताई थी कि मानसिक क्रियाओं को उनके सबसे साधारण अवयवों में बांटकर समझा जा सकता है। यानी इन्होंने ये कहा था संरचनावाद में कि हमारे मस्तिष्क में जो छोटी छोटी संरचनाएं होती है, ये छोटी छोटी संरचनाएं मिलकर के एक बड़ी संरचना का, संगठित संरचना का निर्माण करती है। इसके बाद में नेक्स्ट है जर्मनी के मैक्स वर्दीमर। जर्मनी के विद्वान थे दोस्तों मैक्स वर्दीमर। इन्होंने जो है क्या किया था, संरचनावाद जो है ये आणविक विचारधारा का एक विचार था या संप्रदाय था। इस आणविक विचारधारा का इन्होंने विरोध किया और इन्होंने विरोध करते हुए मैक्स वर्दीमर ने क्या किया, एक नया संप्रदाय शुरू किया, गेस्टाल्टवाद।
ये गेस्टाल्टवाद जो इन्होंने शुरू किया था, ये किया था 1912 ईस्वी में। यानी कि 1912 ईस्वी में इन्होंने नया संप्रदाय शुरू कर दिया था, गेस्टाल्टवाद। लेकिन किसके विरोध में किया था ये? संरचनावाद के विरोध में किया था, ये ध्यान रहे। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रहे कि इसके एक प्रमुख व्यक्ति और थे, जिनको हम कोहलर के नाम से जानते हैं, और जिनके द्वारा किए गए प्रयोगों के आधार पर ही बाद में गेस्टाल्टवाद सिद्ध हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों, टाइडमैन द्वारा दी गई व्यक्ति इतिहास विधि। टाइडमैन नामक विद्वान थे, जर्मनी के विद्वान थे ये। इन्होंने एक विधि दी थी, व्यक्ति इतिहास विधि। इस व्यक्ति इतिहास विधि को जो है केस स्टडी भी कहते हैं। ये जो व्यक्ति इतिहास विधि है, केस स्टडी विधि है, ये क्या है? इसमें किसी व्यक्ति का, जो भी कोई व्यक्ति हो, उस व्यक्ति से संबंधित जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं, जिसके बारे में हमें जानना, जैसे मान लीजिए एक बालक बार बार स्कूल को छोड़कर भाग जाता है, पलायन करता है, तो उस बालक से जुड़े हुए जितने भी दूसरे लोग होते हैं, उससे संबंधित लोग, उनके साथ में जीवन की विभिन्न जो परिस्थितियां हैं, उनके बारे में अनुभव जाने जाते हैं, पता किया जाता है, और फिर उसके बाद में उस बालक की समस्या के ऊपर समाधान को निकाला जाता है। यानी एक बालक बार बार स्कूल से पलायन कर रहा है, तो पलायन करने के कुछ ना कुछ रीजन तो होंगे। ये जानने के लिए उसके आसपास के लोगों से जानकारी ली जाती है, अन्य लोगों से जानकारी ली जाती है, कुछ जानकारी बालक से भी ली जाती है, और फिर उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि बालक लेट आ रहा है तो आखिर क्यों आ रहा है, उसकी वजह क्या है, और कैसे वो लेट आने से बच सकता है। यानी समस्या को दूर करने पर बल दिया जाता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट इसमें आ गया ये वाला शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना आकार में बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। शारीरिक संरचना में और आकार में जो बढ़ोतरी होती है एक बालक में, उसको क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं, मतलब ग्रोथ कहते हैं। जबकि शारीरिक संरचना, मानसिक संरचना, सामाजिक संरचना, सांवेगिक संरचना, नैतिक संरचना, यानी ये सारी चीजें, यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, नैतिक, सभी प्रकार की व्यवहारों, व्यवस्थाओं में या पक्षों में जब परिवर्तन होता है, तो इस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है कि केवल शारीरिक संरचना में आकार में बढ़ोतरी होती है तो उसको हम वृद्धि कहते हैं, जबकि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, नैतिक प्रकार के जो परिवर्तन साथ साथ जुड़ जाते हैं, तो इनको विकास कहते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण हमारे लिए है दोस्तों, हरलोक के अनुसार, हरलोक के द्वारा दी गई परिभाषा किसके लिए? विकास के लिए। तो देखो हरलोक ने विकास के लिए बहुत अच्छी परिभाषा दी। इन्होंने क्या कहा है कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यह तो परिपक्वता की दिशा में, यानी विकास तो परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम, होने वाले परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, जिससे बालक में या कोई भी व्यक्ति जिसके बारे में हम देख रहे हैं, उसमें नई नई विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती है। यानी एक बालक में विकास का अभिप्राय इन्होंने बताया कि विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि विकास तो क्या है? अभिवृद्धि के अलावा भी इसमें कई सारे पक्ष शामिल है। और परिपक्वता की दिशा में होने वाले जो परिवर्तन है ना, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, सभी प्रकार के, उन परिवर्तनों से बालक में नई नई विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होने लग जाती है, उसको क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। नेक्स्ट है विकास में वृद्धि समाहित है। विकास जो होता है ना, इसमें वृद्धि भी शामिल होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। विकास में वृद्धि समाहित है। विकास जो है वो कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है। विकास क्या होता है? मात्रात्मक भी होता है और विकास गुणात्मक भी होता है। मात्रात्मक इसलिए होता है कि विकास में वृद्धि शामिल है और वृद्धि मात्रात्मक होती है, और गुणात्मक का मतलब सभी पक्षों के अंदर गुणात्मक रूप से जो होने वाले परिवर्तन है। विकास जो होता है दोस्तों, ये क्या है? एक एकीकृत प्रक्रिया है। एकीकृत प्रक्रिया का मतलब विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे शारीरिक पक्ष है, मानसिक पक्ष है, संवेगात्मक पक्ष है, सभी पक्षों के अंदर, सभी आयामों के अंदर जो मिला जुला परिवर्तन होता है ना, उस मिले जुले परिवर्तनों को हम विकास कहते हैं। तो एकीकृत प्रक्रिया मतलब बहुत सारे अलग अलग भाग इसमें सम्मिलित है। विकास जो होता है ये आकलन योग्य होता है। विकास का हम क्या कर सकते हैं? आकलन कर सकते हैं। वुडवर्थ के अनुसार विकास वंश, क्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। देखो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, वुडवर्थ के अनुसार विकास क्या होता है? वंश, क्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। सीधा सीधा कभी कभी इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे, जैसे उसमें प्रश्न दे दिया जाए विकास, और फिर उसके आगे जो है खालिस्तान देकर के आपसे पूछ ले, तो वहां पर आपको ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर होगा वो किस तरह से आएगा? इस तरह से आएगा, वंश क्रम इंटू
गुण जो वातावरण है, ये वातावरण इस तरह से आएगा जो हमारा राइट आंसर होगा। तो ऐसे कभी कभी आ जाए तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, विकास के प्रमुख आयाम। विकास के प्रमुख आयाम कौन कौन से होते हैं? शारीरिक एवं क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास के रूप में होते हैं। यानी एक बालक में जो विकास होता है ना, उस विकास में कैसे कैसे विकास होता है? शारीरिक विकास, जिसको हम क्रियात्मक विकास भी कह सकते हैं। यानी शारीरिक विकास को हम सामान्यतः क्या कह सकते हैं? क्रियात्मक विकास भी कह सकते हैं। तो सामान्य शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास। इसके बाद में संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास के रूप में होता है। तो ये मिला करके क्या होता है दोस्तों? विकास होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अधिगम के प्रमुख आयाम। अधिगम के प्रमुख आयाम जो हैं उसमें गत्यात्मक अधिगम और संज्ञानात्मक अधिगम होते हैं। गत्यात्मक अधिगम और संज्ञानात्मक अधिगम होते हैं। गत्यात्मक अधिगम का मतलब तो हो गया दोस्तों हमारी जो शरीर क्रियाएं होती है ना, उससे संबंधित अधिगम। शरीर क्रिया संबंधित, जैसे खेलना, कूदना, दौड़ना, उछलना, ये सब किस में आ जाएगा? शरीर क्रिया संबंधित में आ जाएगा। जबकि इसके अंदर क्या होगा? मानसिक रूप से होने वाला परिवर्तन, जैसे सोचना, समझना, विचार करना, तर्क करना, चिंतन करना। तो ये ध्यान रखना, ये इसमें मानसिक क्रियाएं आएगी, उसमें शारीरिक क्रियाएं आएगी। तो शारीरिक क्रिया संबंधित अधिगम को हम क्या कहते हैं? गत्यात्मक अधिगम। मानसिक क्रिया संबंधित को क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक अधिगम। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, बालकों में शारीरिक विकास एक समान गति से नहीं होता। देखो, बालकों में शारीरिक विकास एक समान गति से नहीं होता, अलग अलग बालकों में शारीरिक विकास अलग अलग गति से होता है। मतलब प्रत्येक बालक में शारीरिक विकास की गति अलग होती है। दूसरा, एक बालक में भी विकास की गति एक जैसी नहीं होती। कभी विकास जो है तीव्र गति से होता है और कभी मंद गति से होता है। मतलब अलग अलग बालकों में तो अलग होता ही है, लेकिन स्वयं बालक में भी अंतर पाया जाता है। कभी बहुत तेजी से होता है, कभी धीरे होता है। टेनर और मेरेडिथ नामक जो विद्वान है, इन्होंने विकास के 4 चक्र बताए हैं। 4 विकास चक्र बताए इन्होंने। इनके द्वारा जो विकास के 4 चक्र बताए गए हैं, उनमें इन्होंने किस तरह से बताया है देखिए। इनके द्वारा जो 4 चक्र बताए गए हैं उसमें इन्होंने बताया है कि प्रथम विकास चक्र जो होता है ना, वो प्रथम विकास चक्र तो होता है गर्भावस्था तक। गर्भावस्था तक, ठीक है ना। उसके बाद में जन्म के बाद से लेकर के 2 वर्ष तक का काल होता है ना, ये विकास की गति क्या होती है? बहुत तेजी से होती है। उसके बाद में दूसरा चक्र होता है 3 वर्ष से लेकर के बाल्यावस्था तक। इसके अंदर इन्होंने कहा कि ये आंतरिक रूप से जो है परिवर्तन आता है और ये विकास की गति क्या होती है? बहुत धीमी होती है। तीसरा चक्र इन्होंने माना किशोरावस्था के समय, और किशोरावस्था के समय भी जो विकास होता है ना, बहुत तेजी के साथ में होता है। यानी 16 वर्ष की आयु तक बहुत तेजी से विकास होता है। फिर चौथा चक्र इन्होंने बताया 16वें वर्ष से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक का विकास होता है। तो ये वापस कैसे होता है? धीमी गति से होता है। तो कुल मिलाकर हमें ये ध्यान रखना है कि विकास जो होता है उसके 4 चक्र होते हैं। उसमें इस तरह की स्थिति बनती है। पहले के अंदर तीव्र होता है, फिर उसके बाद में मंद होता है दूसरे में, फिर तीसरे के अंदर तीव्र होता है और फिर चौथे के अंदर क्या हो जाता है? मंद हो जाता है। यानी एक एक ऐसा स्तर आता है जब बहुत तेजी से विकास होता है, दूसरा ऐसा स्तर आता है जब बहुत मंद गति से विकास होता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है, संकुचित होती है, निश्चित समय के बाद बंद हो जाती है। ठीक है। केवल संरचनात्मक बदलाव है, निश्चित दिशा में नहीं, केवल मात्रात्मक व मापन योग्य होती है। जबकि विकास जो होता है वो बहुपक्षीय होता है, व्यापक होता है, निश्चित दिशा में होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में होता है। ये मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो यहाँ पर देखो, अभिवृद्धि और विकास के अंतर को स्पष्ट किया गया है। अगर हमने ये लाइनें याद कर ली तो इसका मतलब हमें किसका अंतर स्पष्ट हो गया? अभिवृद्धि व विकास का जो अंतर है वो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। तो ये कुछ लाइनों को पढ़ने मात्र से हम अपने पेपर के अंदर बहुत आसानी महसूस करेंगे दोस्तों। निश्चित रूप से आपको सभी चीजें खास और महत्वपूर्ण लग रही होगी। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर, विकास में विकास के सामान्य सिद्धांत भी आपको याद करने चाहिए। एक प्रश्न जरूर आता है सामान्य सिद्धांतों से। तो सामान्य सिद्धांतों में एक तो क्या है? विकास सार्वभौमिक होता है, एक विकास जो है निश्चित क्रम में होता है, विकास एक निश्चित दिशा में होता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है,
व्यक्तिक होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है। वंश क्रम से और वातावरण के साथ में होने वाली अंतः क्रियाएं जो होती है उनसे होता है। परस्पर आपस में संबंधित होता है। एकीकरण इसमें पाया जाता है, यानी कि एकीकरण पाए जाने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि एक अंग का संचालन बालक करता है, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, ऐसे सारे अंगों का संचालन सीख जाता है। परस्पर संबंध का मतलब होता है एक विकास दूसरे से जुड़ा होता है। ये शारीरिक विकास अच्छा होगा तो मानसिक विकास भी अच्छा होगा, मानसिक विकास अच्छा होगा तो आगे के विकास भी अच्छे होंगे। ऐसे चक्राकार या वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, तो ये सिद्धांत कहता है कि मानव का विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, बल्कि चक्राकार या वर्तुलाकार होता है। कुछ विकास बहुत तेजी से होते हैं, कुछ मंद गति से, लेकिन आपस में संतुलित होकर के वो बढ़ते हैं। और एक लास्ट में है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, यानी पहले सामान्य क्रियाएं सीखता, उसके बाद में विशिष्ट क्रियाएं सीखता। तो इस तरह से ये विकास के सामान्य सिद्धांत है, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है विकास की प्रक्रिया में आकार में परिवर्तन। विकास की जो प्रक्रिया होती है इसमें आकार के अंदर परिवर्तन हो जाना, अनुपात के अंदर परिवर्तन हो जाना, पुरानी आकृतियों का विलोपन हो जाना, नए लक्षणों का आना तथा आकृतियों का संचयन होना होता है। यानी ये सब कुछ होते हैं विकास की प्रक्रिया में। आकार भी बदलता है, अनुपात भी बदलता है, पुरानी आकृतियों का विलोपन भी होता है, नए लक्षण भी आते हैं, जैसे पुराने दांत निकल जाते हैं उनकी जगह नए दांत आ जाते हैं। इसके अलावा नई नई विशेषता भी उम्र के साथ में बढ़ती रहती है। तो ये विकास से संबंधित खास विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, वैसे अलग अलग विद्वानों के अनुसार विकास की अवस्थाओं के लिए अलग अलग समय निर्धारित है या आयु काल निर्धारित है। अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य जो वर्णन है या वर्गीकरण है वो जोन्स नामक विद्वान का है। और जोन्स ने जो वर्गीकरण दिया उसके अनुसार शेषवावस्था जो होती है वो जन्म से 5-6 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था जो होती है वो 5-6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था जो होती है वो 12 से 18-19 वर्ष तक होती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग विद्वानों के अनुसार मान्य है, लेकिन यहाँ जो हम पढ़ते हैं जनरली वो जोन्स के अनुसार पढ़ते हैं। और जोन्स के अनुसार ही सामान्यतः ये आयु के जो निर्धारण किए गए हैं, शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वो तय है। तो इसके अनुसार आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट आता है बालक में होने वाला जो विकास है। बालक में जो विकास होता है वो जो विकास सिर से पैर की ओर होता है। एक होता है सिर से पैर की ओर। इस सिर से पैर की ओर होने वाले विकास को क्या कहते हैं? सिफेलोकोडल कहते हैं। क्या कहा जाता है? सिफेलोकोडल, या इसको मस्तकोदमुखी भी कहते हैं। सिफेलोकोडल या मस्तकोदमुखी। दूसरा है निकट से दूर की ओर या केंद्र से परिधि की ओर होने वाला जो विकास है, यानी अंदर से बाहर की ओर जो विकास होता है बालक में, यानी पहले केंद्रीय अंगों का निर्माण होता है, बाद में अन्य अंगों का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहा है? प्रॉक्सिमोडिस्टल कहा जाता है। तो ये दोनों नाम ध्यान में रखना आपको कि किसको सिफेलोकोडल कहते हैं, किसको प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। अगला है विकास में वंशक्रम और वातावरण की भूमिका को लेकर मनोवैज्ञानिकों में जो मतभेद पाया गया उसे प्रकृति पोषण विवाद की संज्ञा दी जाती है। यानी एक एक समय रहा विशेष रूप से, जिसमें कुछ विद्वानों का मानना था कि एक बालक का जो विकास होता है उसमें वंशक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, कुछ का मानना था वातावरण ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ये मतभेद जो आपस में था ये लंबे समय तक चला और इसको प्रकृति पोषण विवाद कहते हैं। प्रकृति पोषण विवाद का मतलब होता है वंशक्रम इससे और वातावरण से संबंधित, वंशक्रम प्लस वातावरण से संबंधित होता है। ये वातावरण से संबंधित, ठीक है। तो वंशक्रम और वातावरण से संबंधित था ये प्रकृति पोषण विवाद। ये पूछा जा सकता है कि प्रकृति पोषण विवाद का संबंध किससे है। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों ये गेसेल के अनुसार बच्चे की वृद्धि एवं विकास वातावरण तथा आनुवंशिकता दोनों से प्रभावित होता है, लेकिन बालक के विकास की गति तंत्रिका तंत्र की वृद्धि पर निर्भर करती है। गेसेल एक ऐसे विद्वान है जो ये मानते हैं कि एक बालक का जो विकास होता है ना, वो विकास उसके वंश क्रम पर और उसके वातावरण के ऊपर तो निर्भर होता ही होता है। लेकिन साथ में इनका ये मानना है कि जो तंत्रिका तंत्र होता है ना बालक में, जैसे जैसे तंत्रिका तंत्र बड़ा होता है वैसे वैसे बालक का विकास होता है। मतलब तंत्रिका तंत्र में विकास होना इनकी नजर में बालक के विकास के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद में देखो गेसेल ने माना कि एक नवजात शिशु भी अपने स्वयं के विकासात्मक प्रवृत्तियों का विनिमय करता है।
यानी कि जो छोटा बालक होता है वो विकास के दौरान विनियमन करता है। क्या करता है? विनियमन करता है अपने विकासात्मक प्रवृत्तियों का। और ये विनियमन क्या है? वह बालक अपने खाने का और पीने का और सोने का जो है टाइम तय कर लेता है। एक निश्चित समय पर सोता है, निश्चित समय पर जगता है। इसको आत्म विनियमन कहते हैं या फिर सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। यानी कि ये एक सेल्फ रेगुलेशन की स्थिति होती है जिसमें छोटा बालक जो होता है वो खुद के लिए खुद नियम बनाता है, सोने, बैठने, जगने, उठने के, दूध पीने के, सब कुछ। और फिर इन नियमों के आधार पर वो व्यवहार व्यवहार करता है। ये कहा है किसने? गैसेल ने। इसके बाद में नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार संज्ञान से तात्पर्य संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, धारण, समस्या समाधान, चिंतन, तर्क आदि मानसिक क्रियाओं से है। यानी कि जिसे हम संज्ञान कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, तो संज्ञान का अभिप्राय पियाजे के अनुसार क्या है? संवेदना से है। सबसे पहले ये ज्ञान की प्रथम वस्तु होती है जो सबसे पहले ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होती है, जिसका अर्थ स्पष्ट होता है। फिर हमारा मस्तिष्क उस पर गतिविधि करके प्रत्यक्षीकरण में लाता है, मतलब उसके अर्थ को स्पष्ट करता है। फिर व्यक्ति उस ज्ञान को धारण करता है और वो ज्ञान कभी न कभी समस्या समाधान में काम आता है। और जब समस्या समाधान की प्रक्रिया चलती है तो समस्या समाधान किससे मिलता है? चिंतन से मिलता है। इसलिए चिंतन का अपने आप इसमें आना हो जाता है। और चिंतन का हाई रूप जो होता है, उच्च स्तर होता है, उसको हम तर्क कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्कीमा ये शब्द है जीव विज्ञान का। ये पूछा जा चुका ग्रेड सेकंड में, पहले परीक्षा में, ध्यान रहे। तो स्कीमा जीव विज्ञान का शब्द है जिसका प्रयोग किसने किया? सबसे पहले पियाजे ने किया। कहां पर किया? मनोविज्ञान के क्षेत्र में। इसका तात्पर्य क्या होता है? तो इसका तात्पर्य होता है ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित करती है, व्याख्या करती है और उपस्थित होती है। यानी ये जो सारे कामन इनको करने के लिए स्वयं उपस्थित होती है। यानी एक बालक या व्यक्ति के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित करने और व्याख्या करने के लिए जिसकी उपस्थिति होती है उसको क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। दूसरा, ये एक प्रकार से क्रिया के समानांतर चलने वाली मानसिक क्रिया है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक क्रिया के समानांतर जो मानसिक क्रिया दूसरी व्यक्ति के मस्तिष्क में चलती है उसे इन्होंने क्या कहा है? स्कीमा कहा है। इसके बाद में नेक्स्ट है ये वाला, जब एक व्यक्ति अपने स्कीमा को वातावरण की नई सूचनाओं के अनुसार परिमार्जित कर लेता है तो इसे समंजन कहते हैं। मतलब जो पुराना ज्ञान है उस पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को समाहित करते हुए पुराने ज्ञान को परिष्कृत कर लेना। यानी कि पुराने ज्ञान को परिष्कृत कर लेना, ये कह सकते हैं हम। पुराने ज्ञान को परिष्कृत करना, पुराने ज्ञान को परिष्कृत करना, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है समंजन। नेक्स्ट है जीववाद या सजीव चिंतन, जिसे इंग्लिश में एनिमिज्म भी कहते हैं, के कारण बालक निर्जीव वस्तुओं को भी क्या समझता है? सजीव समझता है। अर्थात उसमें सजीव और निर्जीव का अंतर करने की क्षमता नहीं होती। और ये समय कब होता है? ये समय होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का। पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था होती है उस अवस्था के अंदर ये पाया जाता है। यानी ये गुण पाया जाता है। उस समय बालक प्रत्येक वस्तु को क्या मानता है? सजीव मानता है। और इस आयु की यदि हम बात करें तो ये आयु कब से कब होती है? ये होती है 2 से 7 वर्ष की आयु होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है किशोरावस्था में तार्किक रूप से तर्क वाक्यों के बारे में निर्णय लेने के लिए एक योग्यता आ जाती है। कुल मिलाकर के किशोरावस्था में तार्किक रूप से तर्क करने से संबंधित एक योग्यता पैदा हो जाती है जिससे बालक या किशोर अपना निर्णय लेना शुरू कर देता है। यानी किशोरावस्था के लोगों में निर्णय लेने की क्षमता पैदा हो जाती है। तर्क
वाक्य एक दूसरे से संबंधित हैं या नहीं हैं, यह अंतर साध्य परक तर्क कहते हैं। यानी कि जब तार्किक अवस्था होती है किशोरावस्था की, उस तार्किक अवस्था के अंदर वो किसी भी परिस्थिति के संदर्भ में एक दूसरे के संदर्भ में सही है, नहीं है, गलत है, सही है, इस प्रकार का निष्कर्ष निकालता है या ऐसी स्थिति को प्राप्त करता है, तो वो तार्किक चिंतन से होता है। मतलब कुल मिला के क्या सही है और क्या गलत है, इसकी अवधारणा इससे स्पष्ट होती है। इसके बाद में देखो, ब्रूनर जो थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास जो है उसको एक क्रमिक रूप से प्रक्रिया माना है। इन्होंने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, जिसके अंदर बालक के चिंतन में संकेत तथा प्रतिमा को महत्वपूर्ण माना है। यानी बालक के चिंतन में जो संकेत होता है वो, और उसके मस्तिष्क में जो प्रतिमा बनती है वो महत्वपूर्ण होती है। किसके लिए? संज्ञानात्मक विकास के लिए। किसके अनुसार? ब्रूनर के अनुसार। और संज्ञानात्मक विकास में इन्होंने भाषा के महत्व को भी दिया है। बाकी जैसे जीन पियाजे ने भाषा के महत्व को स्थान नहीं दिया, लेकिन इन्होंने भाषा के महत्व को भी स्थान दिया है। नेक्स्ट है, वुडवर्थ का ये विचार पूछा जा सकता है, देखो आपसे, बहुत ही अच्छा विचार है। वुडवर्थ का विचार है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग क्या है, मान लो ये पूछा जाए आपसे, तो व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। रोस के अनुसार, रोस ने क्या कहा? संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। यानी संवेग जो है उसमें भाव पाए जाते हैं, भाव को हम संवेग कहते हैं, इमोशंस होते हैं। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ रागात्मक तत्व होता है, इमोशंस होते हैं, इसमें उनकी प्रधानता होती है। आगे है ब्रिजेस के अनुसार। ब्रिजेज जो है इन्होंने जन्म के समय उत्तेजना को संवेग माना। ब्रिजेज ने माना कि जन्म के समय बालक में कौन सा संवेग आता है? उत्तेजना। उसके बाद में इन्होंने 3 माह की जो अवधि का बालक होता है उसके लिए इन्होंने कहा कि बालक में कष्ट और आनंद जैसे संवेग पैदा हो जाते हैं जब वो 3 महीने का होता है। 6 महीने का होता है तब उसमें 3 संवेग पैदा होते हैं, भय, क्रोध और घृणा। 12 महीने का जब वो होता है तब उसमें वो 2 संवेग पैदा हो जाते हैं, उल्लास और प्रेम। और 18 माह की जब आयु होती है तब उसमें एकमात्र संवेग पैदा होता है, ईर्ष्या। इस तरह 24 माह का बालक होते होते उसके अंदर सारे संवेग पैदा हो जाते हैं, और सबसे आखिरी संवेग जो आता है वो कौन सा आता है? हर्ष नामक संवेग आता है, जो 24 माह यानी 2 वर्ष की आयु में आता है। इसके बाद में देखिए, नेक्स्ट है नॉम चॉम्स्की के अनुसार मनुष्यों में जैविक रूप से भाषा को ग्रहण करने की संरचनाएं उपस्थित रहती है। इसमें मनुष्य में सहज भाषा अधिग्रहण तंत्र पाया जाता है। इन्होंने क्या कहा? जो संरचनाएं होती है भाषा को सीखने से संबंधित, उसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी इसमें सहज भाषा अधिग्रहण तंत्र पाया जाता है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाई जाती है, जिससे किसी भी भाषा की ग्रामर या व्याकरण को व्यक्ति आसानी से सीख लेता है। हम नई भाषा की ग्रामर को, व्याकरण को या वहां की विषय वस्तु को क्यों सीख लेते हैं? इसलिए सीख लेते हैं कि हमारे मस्तिष्क में क्या होता है? हमारे मस्तिष्क में LAD होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, सहज भाषा अधिग्रहण तंत्र होता है। उसकी वजह से हम ऐसा करते हैं, और ये विचार किसने दिया था? नॉम चॉम्स्की ने। नेक्स्ट है, स्किनर के अनुसार बालक अधिगम द्वारा भाषा सीख पाते हैं। बालक अधिगम द्वारा क्या सीख पाते हैं? भाषा सीख पाते हैं। अतः बच्चे जो देखते हैं और सुनते हैं उसका अनुकरण करते हैं तथा पुनर्बलन एवं दंड के फलस्वरूप भाषा सीखते हैं। देखो, बहुत अच्छी बात स्किनर ने यहाँ पर कही है कि बालक जो होता है ना, वो कैसे भाषा सीखता है। बालक अपने अभिभावक माता पिता के साथ रहता है, और जैसे जैसे माता पिता बातचीत करते हैं तो बच्चा उनको देखता है, उनको सुनता है, और फिर धीरे धीरे उनका अनुकरण करने लगता है। और जब उनका अनुकरण करने लगता है तो उस समय एक बालक जो होता है, उस बालक को पुनर्बलन दे करके या दंड दे करके, जैसे भी व्यवस्था है, उसको भाषा सिखाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन कोशिश ये रहती है, अच्छा टीचर कभी दंडित नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है? भाषा सिखाने के लिए एक सामान्य व्यवहार के साथ में बालक को सिखाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट देखिए, शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। यानी बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई भी अवस्था नहीं है, बाल्यावस्था सबसे इंपॉर्टेंट मानिए।
शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण बाल्यावस्था है, जो इसलिए इस अवस्था के समय शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? शिक्षा के ऊपर बालक को कब ध्यान देना चाहिए? जब बाल्यावस्था में हो। इसे प्राथमिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं। इस आयु को क्या कहते हैं? प्राथमिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं, जो महत्वपूर्ण होती है, इसलिए एक बालक पर जो वो बाल्यावस्था में हो विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नैतिक तर्कणा और नैतिक द्विधा के अनुसार उन्होंने अपना विचार दिया था। इनकी प्रमुख पुस्तक जिसमें इन्होंने नैतिक विकास के बारे में बताया वो है द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यानी कि वह मनोविज्ञान जो इस बात को बताता है कि एक बालक में नैतिक विकास कैसे होता है। ये इनकी पुस्तक का नाम था, जो 1984 में प्रकाशित हुई है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, पियाजे के अनुसार नैतिक मूल्यों का जो निर्माण होता है वो संवेगात्मक तत्व से होता है। संवेगात्मक तत्व का मतलब होता है एक व्यक्ति के दुख दर्द को देखकर दूसरे के मन में आए कि यार मैं कैसे इसके दुख को दूर कर सकता हूँ, वो संवेगात्मक तत्व है। व्यवहारात्मक तत्व आपस में एक दूसरे के साथ में परिस्थिति के अनुसार हम व्यवहार करते हैं, तो व्यवहारक तत्व हो गया। संज्ञानात्मक तत्व, यानी कि जो संज्ञानात्मक तत्व होते हैं जो ज्ञान से जुड़े हुए होते हैं, जैसे जैसे व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे सुनिश्चित रूप से उसके अंदर क्या फर्क पड़ता है, वैसे वैसे नैतिक मूल्यों का उसमें विकास होने लगता है। यहां पर देखिए, इनके लिए इन्होंने द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये पुस्तक लिखी है। और इस पुस्तक में इन्होंने दो प्रकार की नैतिकता के उल्लेख किए। एक इन्होंने जो नैतिकता बताई है वो बताई है स्वायत्त नैतिकता, और एक इन्होंने बताई है परायत्त नैतिकता। परायत्त नैतिकता बालक जब छोटा होता है ना, लगभग 7 वर्ष से कम का, तब होती है, और स्वायत्त नैतिकता 10 वर्ष बाद होती है। ऐसा विचार इन्होंने दिया है। अनुबंध के जनक पावलोव को कहते हैं। अनुबंध के जनक कौन कहलाते हैं? पावलोव कहलाते हैं। संबंध प्रत्यावर्तन के महत्व को स्पष्ट करता है। ये जो अनुबंध है, अनुबंध का सिद्धांत है, ये संबंध प्रत्यावर्तन के महत्व को स्पष्ट करता है। और साधनात्मक अनुबंध का जनक क्या है? स्किनर है, जो नैमित्तिकवाद को बढ़ावा देते हैं। यानी कि अनुबंध के जनक पावलोव है, जो तो संबंध प्रत्यावर्तन को स्पष्ट करते हैं, जबकि साधनात्मक अनुबंध के जनक कौन है? स्किनर है, जो नैमित्तिकवाद को बढ़ावा देते हैं। नैमित्तिकवाद का मतलब है बालक अपना निर्माता खुद होता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य मस्तिष्क से करता है। इनके सीखने के सिद्धांत के प्रमुख तत्व आवश्यकता, तत्परता, अभ्यास और प्रोत्साहन है। तो देखो थॉर्नडाइक क्या कहना चाह रहे हैं? थॉर्नडाइक कहना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो सीखता है ना, वो कैसे सीखता है। इसके लिए इन्होंने मानसिक प्रकार के संपर्कों के बारे में बताने की कोशिश की है। और लास्ट में इन्होंने कहा कि प्रमुख तत्व क्या क्या होते हैं। एक तो पहली तो नीड होती है, आवश्यकता होती है प्राणी को। कोई भी काम प्राणी कब सीखता है? जब उस काम को सीखने की उसको आवश्यकता हो। तत्परता होनी चाहिए काम को सीखने के लिए, जिससे उसमें रुचि पैदा हो। काम का अभ्यास करना जरूरी है, और प्रोत्साहन भी उसको दिया जाना चाहिए, तब जाकर के वो सीखता है। अगला है, थॉर्नडाइक के अनुसार शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, इसमें अधिगमकर्ता की मानसिक वृत्ति या अभिवृत्ति पर निर्भर करती है। थॉर्नडाइक का क्या कहना है कि शिक्षण या अधिगम की जो प्रक्रिया है ना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, उस अधिगमकर्ता की मानसिक वृत्ति व अभिवृत्ति पर निर्भर करती है। अगर सीखने वाला जो है उसकी मानसिकता सीखने के प्रति सकारात्मक है, तो वो प्रभावशाली हो जाएगी शिक्षण प्रक्रिया। और मान लीजिए छात्र की सीखने की रुचि बिल्कुल ही नहीं है, तो फिर वो प्रभावशाली नहीं रह पाती है। नेक्स्ट है, यदि किसी कार्य को लेकर अधिगमकर्ता की मानसिकता सही नहीं है, कोई भी काम ऐसा है जिसको लेकर हम अधिगमकर्ता के बारे में बात करें तो उसकी मानसिकता क्या है? अच्छी नहीं है, उस कार्य को करने के प्रति तत्परता नहीं दिखेगी। कुल मिलाकर के जिस कार्य के प्रति तत्परता होती है तो उसमें रुचि पैदा हो जाती है। लेकिन बालक में जब तत्परता दिखाई नहीं देती है, कब? जब उसके अंदर उस कार्य के प्रति कोई सकारात्मक अभिवृत्ति नहीं होती है, रुचि नहीं होती है,
या फिर यूं कहें कि उस दिशा के अंदर विशेष प्रकार का सकारात्मक भाव नहीं होता है। नेक्स्ट है हम्म, संज्ञानवादी विचारधारा के अनुसार स्मृति को एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक प्रक्रिया माना है। यानी चीजों को हम याद रखते हैं ना, अपने मस्तिष्क में होती है स्मृति, उसको उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना है। स्मृति तंत्र में तीन तत्व शामिल होते हैं। इन्होंने माना स्मृति तंत्र जो होता है ना, जिन चीजों को अपन याद रखते हैं उसमें तीन तंत्र होते हैं। सबसे पहले तो कूट लेखन, यानी जो भी हमारे शब्द हैं, जो भी हमारे विचार हैं, उनको कूट लेखन के माध्यम से हम मस्तिष्क में स्थापित करना चाहते हैं। भंडारण मतलब ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, उनको इकट्ठा करना पड़ेगा और जरूरत पड़ने के ऊपर उन चीजों को वापस अपने माइंड से निकालना भी पड़ेगा, तो वो होती है स्मृति। इसके तीन है, कूट लेखन, भंडारण और पुनर्प्राप्ति। इसी विचारधारा के अनुसार स्मृतियां संवेदी, लघुकालीन जो है स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति होती है। संवेदी स्मृतियां मतलब एक सेकंड के लिए भी, एक सेकंड से भी कम समय के लिए, जब जैसे मान लो गर्म पानी को छुआ हमने और तत्काल हटा लिया, तो वो संवेदी जो है स्मृतियां हैं। लघु स्मृतियों का मतलब जो लगभग 30 सेकंड तक रह पाए, और दीर्घकालीन का मतलब होता है जो 30 सेकंड से भी ज्यादा लंबे समय तक या अनंत काल तक रह पाए। इस तरह से स्मृतियों को तीन भागों में बांटा गया। इसके बाद में देखिए, वाइगोत्स्की और ब्रूनर के अनुसार सामाजिक निर्मितिवाद में माना गया है कि बालक स्वयं अपने अनुभवों और ज्ञान से अपने खुद के व्यवहार की संरचना करता है या ज्ञान व्यवहार की संरचना करता है। यानी वाइगोत्स्की और ब्रूनर का यह मानना है कि बालक में निर्मितिवाद की विचारधारा पाई जाती है, और निर्मितिवाद की विचारधारा के कारण बालक अपना निर्माता स्वयं होता है, वो अपना निर्माण खुद करता है, वो स्वयं अपने अनुभवों से ज्ञान की संरचना को अपने आप में बढ़ाता है। लेकिन उसके सामाजिक वातावरण की भूमिका उसके अधिगम में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये बिल्कुल ठीक बात है। ब्रूनर और वाइगोत्स्की का कहना है कि बालक निर्मितिवाद की विचारधारा के कारण स्वयं अपने स्तर पर सीखता है, लेकिन ये डिपेंडेंट किस पर होता है? ये डिपेंडेंट होता है उसके सामाजिक वातावरण पर। सामाजिक वातावरण की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है, देखो, बाधा निवारण, मार्ग परिवर्तन, लक्ष्य प्रतिस्थापन और निर्णय समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां हैं। बाधा निवारण का मतलब जब व्यक्ति को लगता है कि मेरे काम में कोई बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, तो रुकावट को दूर करने के उपाय काम में लेता है। मार्ग परिवर्तन, किसी एक तरीके से काम में सफलता नहीं मिलने से तरीका बदल देना। लक्ष्य प्रतिस्थापन का मतलब बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाने पर उसी प्रकृति का छोटा लक्ष्य प्राप्त करना। जैसे आईएएस नहीं बन पाया तो आरएएस बन के संतोष प्राप्त करना। निर्णय का मतलब होता है जब भी द्वंद्व में व्यक्ति होता है ना, दो अलग अलग परिस्थिति में उलझ जाता है, तब वो निर्णय करता है, डिसीजन लेता है। ठीक है, तो ये तो है प्रत्यक्ष विधियां। दोस्तों कभी कभी प्रश्न आता है निम्न में से कौन सी प्रत्यक्ष विधि है, कौन सी प्रत्यक्ष विधि नहीं है, तो ये ध्यान रखना, ये चार प्रत्यक्ष विधियां हैं। बाकी इसके बाद में दमन है, जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को दबाकर समायोजन करता है। प्रतिगमन, अपने भूतकाल में जाकर समायोजन करता है। और चित्त स्थापन, जब व्यक्ति जो है किसी लक्ष्य में या जो वस्तु होती है उसमें खोट बता देता है, जिससे लोमड़ी के खट्टे अंगूर। प्रक्षेपण, अपनी गलती दूसरों पर आरोपित करना, जैसे नाचने जाने आंगन टेढ़ा। तादात्मीकरण, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में अपने आप को जोड़कर बताने लगता है और स्वयं भी वैसा ही बनने की कोशिश करता है, वो क्या तादात्मीकरण होता है। मनोरचन, मनोरचन का मतलब प्रतिक्रिया निर्माण, बगुला भगत होना। इसी प्रकार से विस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है मानसिक रूप से दूरियां बनाना या विशेष किसी व्यक्ति के द्वारा प्रयासों के माध्यम से दूसरे स्थान पर ले जाना। दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न का मतलब होता है कोरी कल्पना या ऐसा स्वप्न देखना जो मन के अंदर जो बातें आए उसके आधार के ऊपर, जो रियलिटी जिसमें नहीं हो। अन्यारोपण, जब कोई व्यक्ति अनन्य प्रेम करता है किसी से, तो वह उस प्रेमी के दूर जाने पर उसकी वस्तुओं के साथ में अपने प्रेम को प्रकट करता है, उसको बोलते हैं अन्यारोपण। तो ये दोस्तों अप्रत्यक्ष विधियां हैं। तो ये ध्यान रखना, एक प्रश्न यहाँ से जरूर आता है, या तो प्रत्यक्ष विधि पूछेगा कि कौन सी प्रत्यक्ष विधि है, या पूछेगा कौन सी अप्रत्यक्ष विधि है, तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे अगर ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य के अनुसार जो व्यक्ति स्वयं के समायोजन संबंधित सिद्धांतों में आत्मज्ञान रखता है, आत्म स्वीकृति रखता है, वास्तविकता में जीना जानता है, आत्म नियंत्रण करना जानता है, स्व संगठन करना जानता है, आत्मा कृतिकरण जानता है, या संतुलित महत्वाकांक्षा का स्तर होता है, वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है।
यानी ये सारे गुण जिस व्यक्ति में पाए जाएंगे वो निश्चित रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं उनके लक्षण पूछ लेते हैं। जैसे ग्रेड सेकंड में प्रश्न आया था, एक बालक जो है वो किस प्रकार से या कौन से वातावरण के अंदर अपने आप को समायोजित रख पाता है। ऐसे एक प्रश्न पूछा गया था ग्रेड सेकंड के अंदर कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहाँ निवास करना चाहता है या करता है। तो उसमें भीड़ भाड़ के इलाके में, सामाजिक वातावरण में, या फिर जो है पहाड़ों पर आदि आदि। तो उसका राइट आंसर था सामाजिक वातावरण में। तो ये सारी चीजें मानसिक स्वास्थ्य सही होने पर ही संभव है। इसके बाद में नेक्स्ट है, मैस्लो जो थे, अब्राहम मैस्लो, इन्होंने और मिटेल मैन ने एक मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अपने विचार दिए थे। तो इन्होंने कहा था मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के कि समुचित सुरक्षा भाव, आत्म मूल्यांकन, सहजता, वास्तविकता, आत्मज्ञान, समुचित जीवन उद्देश्य और अनुभव से सीखने की क्षमता जिसके अंदर पाई जाती है और आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का भाव जिसमें पाया जाता है, वो ही क्या है, अपने आप में मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं, वह व्यक्ति जो स्वयं सुखी है, वह व्यक्ति जो स्वयं सुखी है और दूसरों को भी सुखी रहने देता है, दूसरों को भी सुखी रहने देता है, ठीक है, वही अपने आप में क्या है, मानसिक रूप से स्वस्थ है। नेक्स्ट है 1983 ईस्वी में हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने विचार दिया कि अंतराव्यक्तिक बुद्धि दूसरों के विचारों को समझने की क्षमता होती है। किसी व्यक्ति में अंतराव्यक्तिक बुद्धि है तो इसका मतलब वो दूसरों के विचारों को समझ सकता है। दूसरा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का मतलब है स्वयं के विचारों को समझने की क्षमता। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान रखने वाली बात है कि हम जब तक दूसरे के विचारों को नहीं समझेंगे तब भी बहुत सारी चीजों में सही डिसीजन नहीं ले पाते, और खुद के विचार खुद पैदा नहीं करेंगे, उनको नहीं समझेंगे तो भी ऐसा नहीं कर सकते। तो अंतराव्यक्तिक में हमें दूसरों के विचार समझने की क्षमता आनी चाहिए और अंतर्व्यक्तिक में खुद के विचार समझने की क्षमता आनी चाहिए। इनके इसी विचार को संवेगात्मक बुद्धि का आधार माना जाता है। इनके द्वारा ही जो ये विचार दिया था उसी के आधार पर संवेगात्मक बुद्धि जो है उसका निर्माण हुआ, ऐसा भी मानते हैं। तो इनका विचार जो है मूल रूप से बुद्धि को लेकर के, और इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया। पहले इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, फिर 8 प्रकार की, अभी 9 प्रकार की बुद्धि इन्होंने मानी है। 9 प्रकार की बुद्धि, जो कि इनका बहुबुद्धि सिद्धांत है। इनका सिद्धांत जो है क्या है, बहुबुद्धि सिद्धांत है। बहुबुद्धि मतलब एक से अधिक प्रकार की बुद्धि इन्होंने मानी है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत इन्होंने दिया है। नेक्स्ट है 1990 में संवेगात्मक बुद्धि के विचार को सबसे पहले पीटर शेलोव और जॉन मेयर ने दिया था, लेकिन इसको प्रसिद्धि दिलवाने का श्रेय किसको जाता है, डेनियल गोलमैन को जाता है। डेनियल गोलमैन अमेरिकी विद्वान थे और 1995 में इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी, और पुस्तक थी संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों, इसके अंदर इन्होंने बुद्धि आईक्यू से और अधिक महत्व रखती है। बुद्धि जो है सामान्य बुद्धि, और आईक्यू जो है इससे अधिक महत्व रखती है कौन, ईक्यू, ये इन्होंने माना। और सकारात्मक परिणाम देने वाली भी इन्होंने कहा कि ये जो होती है संवेगात्मक बुद्धि, ये आईक्यू से ज्यादा पावरफुल होती है और ये सकारात्मक परिणाम देने में भी योगदान देती है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्टेनबर्ग ने बियॉन्ड आईक्यू, स्टेनबर्ग की पुस्तक थी बियॉन्ड आईक्यू। इस पुस्तक में इन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया, जिसे त्रितंत्र बुद्धि कहते हैं, जिसे त्रिवर्ग बुद्धि कहते हैं, जिसे त्रिविमीय बुद्धि कहते हैं। इनके अनुसार बुद्धि में 3 घटक होते हैं। इनके अनुसार बुद्धि में 3 घटक होते हैं, जबकि गिलफोर्ड जो है उनकी बुद्धि को हम त्रिआयामी बुद्धि कहते हैं, संरचनावादी बुद्धि कहते हैं, 3D मॉडल बुद्धि कहते हैं। कई बार आदमी कंफ्यूज हो जाता है,
त्रितंत्र, त्रिवर्ग, त्रिआयाम, इनमें तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो, त्रितंत्र, त्रिवर्ग और त्रिविमीय है तो स्टेनबर्ग की है, और त्रिआयामी है या संरचनावादी या 3D है तो वो किसकी है? गिलफोर्ड की है। जिनके अनुसार बुद्धि में 120 खंड होते हैं। बाद में इन्होंने 150 और 180 खंड भी बता दिए, लेकिन मूल रूप से इन्होंने सबसे पहले कितने बताए थे? 120 खंड बताए थे। नेक्स्ट देखिए, वेस्लर का भाषिक और अभाषिक। वेस्लर ने जो बुद्धि को परीक्षण में लिया और परीक्षण दिया, उसमें क्या दिया? भाषिक और अभाषिक। रेबेन का मैट्रिक प्रोग्रेसिव, गुडएनफ का ड्राई मैन बुद्धि परीक्षण, तथा अमेरिकी सेना का अल्फा बीटा बुद्धि परीक्षण बहुत चर्चित है। ये सभी जो है विभिन्न प्रकार के विद्वानों के द्वारा दिए गए बुद्धि परीक्षण है। इसी तरह से यहाँ पर और भी बुद्धि परीक्षण है, पर ये खास तौर पर आपको ध्यान रखने हैं। पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण जो व्यक्तित्व के बारे में दिया, वो दिया गया था दोस्तों किसके द्वारा? हिप्पोक्रेट्स के द्वारा। हिप्पोक्रेट्स जो थे यूनानी दार्शनिक थे। इन्होंने द्रव्य के आधार पर, जीवन द्रव्य होता व्यक्ति का, उसके आधार पर इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया। इन्होंने बताया कि कुछ लोग पीला पित्त वाले होते हैं, कुछ लोग काला पित्त वाले होते हैं, कुछ श्लेष वाले होते हैं, और कुछ रक्त वाले होते हैं। पीला पित्त वाला व्यक्ति वो होता है जो गुस्सेल होता है, चिड़चिड़ा होता है। काला पित्त वाला व्यक्ति जो होता है वो अंधकार प्रिय होता है, लड़ाकू होता है। श्लेष वाला व्यक्ति उदासीन व्यक्ति होता है, एकांत प्रिय होता है, और मतलब बहुत ज्यादा काम में इसका इंटरेस्ट नहीं होता है। रक्त वाला जो होता है वीर, साहसी, बहादुर होता है। तो इस तरह से इन्होंने वर्गीकरण दिया था। वहीं पर शरीर रचना के आधार पर वर्गीकरण दिया था सेल्डन ने। सेल्डन ने बताया था एंडोमोर्फी गोलाकार को, एक्टोमोर्फी लंबाकार को, और मिसोमोर्फी आयताकार को। इस तरह से इन्होंने शरीर संरचना के आधार पर वर्गीकरण दिया, जरूर याद रखना है आपको। नेक्स्ट है स्प्रेंगर जो थे दोस्तों, इन्होंने समाज शास्त्र के आधार पर सैद्धांतिक, धार्मिक, सामाजिक, सौंदर्यात्मक, आर्थिक, राजनीतिक प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया। इन्होंने टोटल 6 प्रकार का व्यक्तित्व बताया। कुछ को कहा कि सिद्धांतों पर चलने वाले होते हैं, सैद्धांतिक होते हैं। कुछ धर्म को आगे रख करके अपने कार्यों को करने वाले होते हैं, धार्मिक होते हैं। कुछ सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखते हैं। कुछ सौंदर्यात्मक कार्यों में, कला से संबंधित कार्यों के अंदर विशेष रुचि रखते हैं, जैसे गार्डनिंग करना है या कोई चित्र बनाना है, कहीं भी सजावट करनी है, उन कार्यों में इनका विशेष योगदान रहता है। आर्थिक जो लेन देन को लेकर के, अर्थ को लेकर के कार्य होते हैं बड़े, उनमें ज्यादा ध्यान रहता है। राजनीतिक मतलब राजनीति को लेकर के जिसका वर्चस्व होता है। ये सब व्यक्तित्व के प्रकार बताए किसने? स्प्रेंगर ने। इसके बाद में देखो, कार्ल जुंग ने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, ये 2 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। अंतर्मुखी जो एकांत प्रिय होता है, अकेला रहता है, उदासीन रहता है, निराशा युक्त होता है। और बहिर्मुखी जो होता है वो सामाजिक होता है, लोगों के साथ मिलनसारिता के साथ में रहता है, सहकारी भाव रखता है। और सबसे खास बात यह है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो सामान्यतः हंसमुख होता है। वहीं पर जुंग के शिष्यों ने क्या किया, बाद में इसमें एक नया और वर्ग जोड़ दिया, उभयमुखी। और इन्होंने कहा कि एक उभयमुखी प्रकार भी होता है। उभयमुखी में इन्होंने कहा जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों में विशेषताएं पाई जाती है, दोनों को मिलाकर के जो बनता है वो बनता है उभयमुखी। इसके बाद में नेक्स्ट है केटल नामक विद्वान, आरबी केटल। आरबी केटल ने 16 पीए प्रश्नावली दी थी। 16 पीए प्रश्नावली क्या है? ये विशेष प्रकार के व्यक्तित्व के संदर्भ में है। इन्होंने विशेषक का सिद्धांत दिया था हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में। उसी में इन्होंने 16 शील गुण बताए थे। इन्होंने कहा था कि विशेषक 2 तरह के होते हैं। एक तो वो विशेषक होते हैं जो सतही होते हैं, एक वो होते हैं जो स्रोत विशेषक होते हैं। इन विशेषकों से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। लेकिन इन्होंने कहा कि 16 शील गुण पाए जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति में। जबकि फ्रायड ने व्यक्तित्व संगठन में इदम और अहम और इसके बाद में परम अहम, इस तरह के घटकों का उल्लेख किया। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से अपने विचार व्यक्तित्व संगठन या निर्माण के लिए दिए हैं। लेकिन इसमें ये केटल वाली जो बात है आपको जरूर ध्यान रखनी है। ये 16 पीए प्रश्नावली, ये बार बार परीक्षा के अंदर आने वाला प्रश्न है। ये बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हमारा विचार है दोस्तों वो ये है कि मनोवृत्ति जो होती है ना, ये सदैव अर्जित होती है। बार बार प्रश्न आता है, मनोवृत्ति क्या होती है? सदैव अर्जित होती है। रुचि जो होती है वो जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है, ध्यान रहे। मनोवृत्ति जो है वो केवल क्या होगी? अर्जित होगी। रुचि जो है वो क्या होगी? जन्मजात भी होगी और अर्जित भी होगी। अभिक्षमता का अर्थ क्या है? अभिक्षमता किसी विशिष्ट विषय या क्षेत्र में ज्ञान या कौशल विकसित कर लेने से है। यह व्यक्ति के व्यवसाय से संबंध रखने वाली होती है।
यानी किसी भी व्यक्ति की अभिक्षमता, अभियोग्यता, अभिरुचि जो होती है उसके व्यवसाय से जुड़ी होती है और इसलिए होती है कि वो उस क्षेत्र के अंदर अपनी योग्यताओं को अर्जित कर चुका होता है। इसके बाद में देखिए, थर्स्टन और लिकर्ट की अभिवृत्ति मापनी होती है। थर्स्टन और लिकर्ट की अभिवृत्ति मापनी होती है, जबकि डीएटी, जीएटीबी, एफएसीटी और जीजेडएएस परीक्षणों का संबंध अभिक्षमता परीक्षण से है। यानी कि इनका संबंध किससे है? अभिक्षमता से। अभिवृत्ति का मतलब तो मनोवृत्ति होता है, एटीट्यूड होता है आदमी का, और अभिक्षमता का मतलब एप्टीट्यूड होता है, दोनों में अंतर है। तो ये थर्स्टन और लिकर्ट की अभिवृत्ति मापनियां होती है, जबकि ये बाकी मापनियां अभिक्षमता से संबंधित होती है। आदत कार्यों को क्या बनाती है? सरल बनाती है। जैसे जैसे हमें कार्यों की आदत होती जाती है वैसे वैसे कार्य हमारे सरल हो जाते हैं। और व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होती है। व्यक्तित्व के निर्माण में भी आदतें सहायक होती है, क्योंकि आदतें जो होती है ना हमारे व्यक्तित्व की संरक्षिकाएं होती है, क्लेपर ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट देखिए, वह योग्यता वह योग्यता जो नवीन शब्दों को देखकर विचार प्रकट करने की क्षमता होती है, जो सृजनात्मकता कहलाती है। इससे कार्य अपसारी चिंतन का योगदान होता है। इस कार्य में, ये जो कार्य होता है ना, इस कार्य में अपसारी चिंतन का योगदान होता है। इसका मतलब ये ध्यान रहे कि कौन से बच्चों में, जो बच्चे सृजनशील होते हैं उनमें अपसारी चिंतन पाया जाता है। ठीक है, अपसारी चिंतन पाया जाता है। हॉलमैन के अनुसार नवीनता, विलक्षणता, विस्मयता और अनोखा चिंतन किसकी विशेषता होती है? ये सब विशेषताएं होती है सृजनात्मकता की। यानी कि ये सारी चीजें, जिसमें मौलिकता भी इसके अंदर आप लिख सकते हैं, मौलिकता इसके अंदर आप लिख सकते हैं ऐसे बालकों के संदर्भ में। नवीनता, तो नवीनता तो यहाँ पर लिख दिया। मौलिकता, मौलिकता के बाद में नव निर्माण लिख सकते हैं, नव निर्माण भी इनकी विशेषता होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये उच्च समायोजन भी करने की स्थिति होती है, उच्च समायोजन। ठीक है, और एक बात और खास है कि इनका जो आकांक्षा स्तर होता है वो उच्च होता है, उच्च आकांक्षा, क्योंकि जब तक आकांक्षा उच्च नहीं होगी तब तक व्यक्ति उस दिशा में काम ही नहीं कर पाएगा, तो उच्च आकांक्षा इनकी होती है। तो ये कुछ खास बातें हैं जो सृजनात्मक बालकों के लिए ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है, उपलब्धि की चाह में प्राणी क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। बालक अभिप्रेरणा से प्रेरित होकर अपने कार्यों को ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक क्या मिले? सफलता मिल सके। किसी चीज को अपने से करने, उसे अच्छे ढंग से करने तथा उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को ही उपलब्धि अभिप्रेरणा कहते हैं। देखो, उपलब्धि अभिप्रेरणा व्यक्ति को 100% सफल बनाती है। इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? छोटे छोटे उद्देश्य बना करके कार्य करना पड़ता है, और सुनिश्चित रूप से छोटे छोटे उद्देश्य बना करके वो अपनी सफलता को प्राप्त कर लेता है। इसलिए व्यक्ति को छोटे छोटे उद्देश्य बनाकर विशिष्ट ढंग से अपने कार्य करने चाहिए। ये उपलब्धि अभिप्रेरणा होती है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, दबाव की नैतिकता वास्तविक या प्रायत नैतिकता को कहते हैं। दबाव की नैतिकता जो किसको कहते हैं? वास्तविक नैतिकता को या प्रायत नैतिकता को कहा जाता है। और ये किसने बताया था? जीन पियाजे ने, यानी पियाजे के द्वारा दिया गया ये विचार है नैतिकता का। नेक्स्ट है, इसमें बालक दूसरों के व्यवहारों से दबाव में व्यवहार करता है। यानी इसको दबाव की नैतिकता इसलिए कहते हैं कि बालक दूसरा जैसे भी कोई भी कहता है उससे बड़ा सेम वैसे के वैसे वो कार्य करता है। आगे देखिए, ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति एक ऐसी प्रवृत्ति या स्थायी आदत जिसका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व के हर व्यवहार में देखने को मिले। यानी कि उस आदत का प्रभाव व्यक्ति के हर व्यवहार में देखने को मिले, इस प्रकार की विशिष्ट आदत को क्या कहते हैं? कोर्डिनल प्रवृत्ति कहते हैं। यानी एक प्रकार से सामान्य गुण हो जाता है ये व्यक्ति का, जो उसके हर कार्य में देखने को मिल जाता है। जबकि ऐसी प्रवृत्ति जो उस व्यक्ति के व्यवहार को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करती है, यानी कि विशिष्ट बनाती है उसको, उसको क्या बोला जाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति बोला जाता है। यानी शील के गुणों में जो विशिष्ट शील के गुण होते हैं वो उसको सर्वोत्तम के रूप में जो है बतलाते हैं, इसलिए
ये क्या होगा, यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति होगी। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, दो धनात्मक लक्ष्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले संघर्ष। दो धनात्मक लक्ष्य यानी दो परिस्थितियां अलग अलग है, दोनों सकारात्मक है, धनात्मक है, बिल्कुल। अथवा दो प्रिय वस्तुओं में से किसी एक, दो दो लक्ष्य हैं उनमें से किसी एक, या फिर दो प्रिय वस्तुओं में से किसी एक का चुनाव करने की स्थिति जो होती है ना, उसको कहते हैं उपागम, उपागम, संघर्ष या द्वंद्व। देखो कुर्ट लेविन ने जो है अलग अलग प्रकार के द्वंद्व बताए हैं। इनमें एक द्वंद्व होता है जिसमें व्यक्ति के सामने दोनों परिस्थितियां सकारात्मक हो, तो वो उपागम उपागम या पद्धति पद्धति द्वंद्व होता है। तो यहाँ दोनों सकारात्मक है, इसलिए उपागम उपागम द्वंद्व है। इसके बाद में देखिए, पीवी युंग नामक विद्वान है, उन्होंने अभिप्रेरणाओं को कैसे परिभाषित किया। अभिप्रेरणा व्यवहार को जागृत करने की क्रिया के विकास का पोषण करने तथा उसकी विधियों को नियमित करने की प्रक्रिया है। यानी अभिप्रेरणा व्यवहार में कोई भी क्रिया कर रहा व्यक्ति जागृत होकर के उस क्रिया के विकास के लिए, पोषण के लिए काम करना, यानी कि उसको और ज्यादा विकास की तरफ बालक ले जाए या व्यक्ति ले जाए, उसके लिए काम करना, और विभिन्न प्रकार की विधियों को नियमित करने की प्रक्रिया जो है उसको इन्होंने अभिप्रेरणा कहा। किसने? पीवी जुंग ने। तो इस तरह से इन्होंने अभिप्रेरणा के बारे में विचार दिया है। नेक्स्ट है, शब्द भंडार की व्यापकता जिसमें पाई जाती है, मानवीय गुण जिसमें पाए जाते हैं, ज्ञानेंद्रियों की तीव्रता जिसमें पाई जाती है, अमूर्त विषयों में रुचि होती है, समस्या समाधान में शीघ्रता से जो है परिणाम ले आता है, उच्च बुद्धि लब्धि होती है, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है तथा समायोजन की क्षमता पाई जाती है। ऐसे बालकों को क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। ये बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं, बिल्कुल। स्किनर के अनुसार देखिए, प्रत्येक कक्षा के छात्रों को एक वर्ष में शिक्षा का निश्चित कार्यकाल पूरा करना पड़ता है। यानी प्रत्येक कक्षा के छात्रों के लिए नियम है कि वो एक साल में उसकी क्लास के लिए जो भी पाठ्यक्रम दिया गया उसको पूरा कर ले। जो बालक उसे पूरा कर लेता है उसे सामान्य बालक कहते हैं। यानी इस कार्य को जिसने पूरा कर लिया वो सामान्य बालक है, और जो नहीं कर पाया वो क्या कहलाते हैं? मंद बुद्धि कहलाते हैं। ये किसका मानना है? ये स्किनर का मानना है। यानी स्किनर ने मंदबुद्धि बालक कौन से बालक माने? जो एक साल में दिए हुए कार्य को अन्य बालकों के समान नहीं कर पाते। नेक्स्ट है, किसी भी व्यक्ति में जन्मजात व अर्जित रुचियां पाई जाती है। किसी भी व्यक्ति में जन्मजात व अर्जित रुचियां पाई जाती है, जिन्हें अभिव्यक्त रुचियां, प्रदर्शित रुचियां, आकलित रुचियां या सूचित रुचियों के रूप में बांटा जा सकता है। यानी कि रुचियों के अलग अलग प्रकार है, इस प्रकार से रुचियों को हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ खास महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि खास खास पॉइंट है, ये पिन पॉइंट जिनको अपन कह सकते हैं। अगर आप इन सबको ध्यान से समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो एक बार और ध्यान से सुन करके जाना, देख करके जाना। निश्चित रूप से दोस्तों आपके जो 20 प्रश्न आएंगे उनमें से कुछ प्रश्न इससे आपको मिलने की संभावना बनती है, और कम से कम आपका पाठ्यक्रम तो इससे पूरा रिवाइज हो रहा है। तो ये था दोस्तों हमारा एक एग्जाम को लेकर के विशेष बूस्टर। तो मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ में। आप सभी इसको ध्यान से सुने, देखें और अच्छे से परीक्षा दे करके आएं। आप परीक्षा में सफल हों, ऐसी शुभकामनाओं के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।